Hello friends, today we are going to learn about monetary policy। आज हम मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही ईजीएस्ट फॉर्म में। ये नहीं कि उसको हवा बना के पढ़ना है। आप अक्सर देखते होंगे न्यूज़पेपर में कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, रेपो रेट कम कर दिया, रिजर्व रेपो रेट बढ़ा दिया, कम कर दिया, और भी कई इकोनॉमिक्स टर्म्स देखते होंगे। पर न्यूज़ पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आपका बेस क्लियर हो। हाँ, पर बेस का क्लियर होना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं। वो सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है। यदि आरबीआई बैंकों को कंट्रोल ना करे तो बैंक मनमाने तरीके से लोन देना, किसी भी चीज़ को विदाउट गाइडेंस या विदाउट रिस्ट्रिक्शन के वो इशू कर सकते हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का कारण भी बन सकता है, जो कि भारत और जो भी या किसी भी देश के लिए हानिकारक है। मॉनेटरी पॉलिसी जिसको आरबीआई इशू करती है, उसका मेन मकसद होता है टू कंट्रोल्स सप्लाई ऑफ मनी। मतलब यदि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन इशू कर देगी, लोगों के जेब में पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो ठीक है, पर ज़्यादा मनी के चलते उनके अंदर जो बार्गेनिंग करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप किसी शॉप में गए, उस शॉप में किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस यदि दुकानदार ने उतना बताया है और आपने उसी रेट में उसको प्राइस या उसी रेट में आपने उसको परचेज़ किया विदाउट बार्गेनिंग, क्यों? क्योंकि आपकी जेब में पैसा है। और एक बार जेब में पैसा आने के बाद क्या होता है, सारी जो बुद्धि होती है क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। आप क्या करने लगते हैं, आप बिना सोचे समझे कुछ भी परचेज़ करने लगते हैं। तो आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो उस मनी का जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। प्राइस स्टेबिलिटी लाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाती है, और जो इनसे इन्फ्लेशन क्या होता है, कंट्रोल होता है, उसको भी कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम उर्जित पटेल कमेटी थी, जो कि 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई थे। आरबीआई के जो 24 गवर्नर थे वो फ्रॉम 2016 टू 2021 तक। और इन्होंने सजेस्ट किया था कि इन्फ्लेशन जिसको 4% तक ही फिक्स रखना है, मतलब +2 +- के बीच ही में रहना चाहिए, न इससे ज़्यादा न इससे कम, जो कि किसी भी देश के लिए या उसके विकास करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं आगे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, उसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे पढ़ें, मतलब एक एग्ज़ाम्पल लेकर पढ़ें, क्योंकि आप हवा में बातें नहीं कर सकते, उसका कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आरबीआई ने यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो बैंक के पास भी पैसा कम जाएगा, और जब बैंक के पास पैसा कम जाएगा तो उसके पास जो मनी है वो भी कम होगा, और जब मनी कम होगा तो कस्टमर को पैसे कम इशू करेगी, जिससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है वो भी कम होगा, और जब मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। यदि हम इसी का इन्वर्स लें, इंटरेस्ट रेट यदि कम होगा तो जो बैंक के पास मनी जाएगी वो क्या रहेगी, इंटरेस्ट रेट कम वाली मनी जाएगी, और वो क्या करेगी, क्या बोलते हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोन इशू करेगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो कम है, और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे कि भाई अब इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन ले लिया जाए। तो जैसे ही कस्टमर के पास लोन जाएगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, लिक्विडिटी लोगों के पास ज़्यादा आएगी, और जैसे ही लोगों के पास ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसीलिए आरबीआई डिफरेंट मेथड एडॉप्ट करती है कि हम बैंकों की मनमानियों को कैसे कंट्रोल करें और इकोनॉमी को किस तरह से बूस्ट करें। आइए अब देखते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में दो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर हम उसको कहते हैं जिसमें ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स, मतलब जितने भी शेड्यूल्ड बैंक के लिस्ट में आते हैं, वो अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का सीआरआर के फॉर्म में, मतलब कैश के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करेंगे, ओनली इन द कैश फॉर्म, ओके, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, उसमें क्या होता है, ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक के लिस्ट में आएंगे, वो अपने नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का एसएलआर के फॉर्म में अपने पास कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में जमा रखेंगे। जो सीआरआर है वो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 में आता है, और जो एसएलआर है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 के अंदर आता है। तो इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। हाँ, और एक बात और, सीआरआर और एसएलआर जिसे हम कंबाइन करके रिजर्व रेट के तौर पे कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी बैंक इसे मेंटेन नहीं करता है तो उसे पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट,
इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आता है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, एचडीएफ, एमएसएफ और ओएमएफ। रेपो रेट को हम की पॉलिसी रेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा रेट है जिसके चेंज होने पर जो अदर्स रेट हैं, उसमें भी परिवर्तन आते हैं या कुछ चेंजेस आते हैं। रेपो रेट क्या होता है? इसमें जो आरबीआई होती है वो बैंकों को लोन क्या करती है? देती है। अब वो आरबीआई पर निर्भर करता है कि वो किस रेट पे लोन दे रही है। यदि ज़्यादा रेट पर या ज़्यादा दर पे लोन देगी या बढ़ाकर लोन देगी तो बैंक के पास भी जो भी पैसा आएगा वो ज़्यादा दर वाला पैसा आएगा, जिसको कस्टमर को भी जो इशू करेगी तो क्या करेगी? उनसे वसूलेगी। तो क्या करेगी? उसको क्या करेगी? कस्टमर्स को ज़्यादा रेट पर लोन देगी। और जब ज़्यादा रेट पर लोन देगी तो कस्टमर क्या करते हैं? लोन नहीं लेंगे, ज़्यादा लोन नहीं लेंगे, क्योंकि उनको रेट भी उतना देना है, जिससे क्या रहेगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा। यदि हम उसी का इन्वर्स देखें, यदि रेट कम कर देती है तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या करेगी? बैंक के पास भी पैसा एकदम आया भाई सस्ते दर पे, भाई एकदम खुला दे दिया आरबीआई ने, तो क्या करेगी? वो पब्लिक को भी पैसा ऐसे ही पानी की तरफ बहा देगी कि भाई ले जाओ, क्योंकि बैंक को अपना नाम कमाना है। इसलिए बैंक की मनमानी को रोकने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट लाए गए थे। ठीक है, अब देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? इसमें जितने भी कमर्शियल्स बैंक होते हैं इन्होंने क्या किया? सारे लोन्स दिए, कई जगह इन्वेस्ट किए, अब इनके पास कुछ पैसे बचे हैं, तो अब ये क्या करते हैं? उस पैसे को क्या करते हैं? कहीं इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं कि भाई इस पैसे का हम कहाँ से उपयोग करें, क्योंकि हमको इसका इंटरेस्ट कमाना है। क्योंकि पैसा रखे उन लोग उसका सब्जी थोड़ी ना बनाएंगे, उसका क्या करेंगे? वो ब्याज कमाते हैं। क्या करते हैं? ब्याज कमाते हैं। अब आरबीआई भी जानता है कि इनके पास पैसा है और ये कुछ भी कर सकती है। बैंक क्या कर सकती है? लोन इशू कर सकती है या फिर कहीं भी इन्वेस्ट करने का कोई भी प्लान बना सकती है, जो कि इकोनॉमिक के लिए घाटेमंद भी साबित हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करती है बैंक, जो आरबीआई क्या करती है, वो अपना क्या करती है? रिवर्स रेपो रेट का रेट बढ़ा देती है। तो बैंक बोलती है भाई हम अदर जगह इन्वेस्ट करेंगे तो डूबने के चांसेस हैं, या फिर किसी को कर्ज भी दे देंगे तो लेके भाग भी सकता है, पर आरबीआई के पास जमा करेंगे तो एक सिक्योरिटी रहेगी कि भाई हमारा पैसा भी जमा है, हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो वो क्या करती है? सारे जो पैसा जो है किस साइड मुड़ जाते हैं? आरबीआई के पास, और जो पैसे कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाते, जिससे क्या होता है? जो इकोनॉमी में क्या होती है, जो लिक्विडिटी वो बढ़ नहीं पाती, और जब लिक्विडिटी नहीं बढ़ पाएगी तो इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ पाएगा, है ना। और यदि आरबीआई चाहती है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इशू करूँ इकोनॉमी में, तो क्या करती है? रिवर्स रेपो रेट को कम कर देती है। तो क्या करती है? बैंक कहीं और इन्वेस्ट करने का प्लान बनाती है। पर रिवर्स रेपो रेट में ये है कि इसमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, इसलिए इसके बिहाफ में एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी मतलब एचडीएफ लाया गया। इसमें कोई सिक्योरिटी का झंझट नहीं रहता, फंक्शन ये वैसे ही करेगा जैसे रिवर्स रेपो रेट करता है, बट इसमें सिक्योरिटी का डिफरेंस होता है। ओके, अब जैसे कि देखा जाए रेपो रेट को हम अधिकतर यूज़ करते हैं 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। इसको शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। पर एकदम ही अचानक से बैंक को ज़रूरत हो गया, भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है एकदम, और कम कोई हमसे पैसा अपना मांगने आया है कि भाई मैंने जो इन्वेस्ट किया था मेरे को तुरंत लेना है वो पैसा, अब बैंक के पास वो पैसा ही नहीं है, तो क्या करती है? एमएसएफ का इस्तेमाल करती है। क्या करती है? एमएसएफ, जो क्या करता है? एकदम तुरंत उसके पास लिक्विडिटी पैदा करने की एक ताकत देता है। हमने तो ये सब देखा। एक और कंसेप्ट है, जो रेपो रेट होता है ऑलवेज मोर देन रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट से रेपो रेट क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है। और जो रेपो रेट है लेस देन किससे होगा? बैंक रेट से। किससे? बैंक से लेस होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।